वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। में ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण और स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कवर सीरीज़ के एक और नए चैप्टर में, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की सिविक्स का सेकंड चैप्टर। और चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। पाठ को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप पूरे कोर्स को अच्छे से ज्वाइन करके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। उसके बाद ही आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कुछ चैप्टर मिस करते हैं तो आपकी नॉलेज अधूरी रह जाएगी, और अधूरी नॉलेज किसी एग्ज़ाम में आपके काम नहीं आने वाली। तो बिना देरी किए सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विविधता किस प्रकार भेदभाव को प्रभावित करती है। तो विविधता जो हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, कि हमारे देश में लोगों के जो अलग अलग गुण हैं उनको हम विविधता कहते हैं। जैसे अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, रहन सहन है, ये सब है विविधता। अब बात हो रही है कि विविधता किस प्रकार भेदभाव को प्रभावित करती है, और चैप्टर का नाम भी है विविधता में भेदभाव। मतलब विविधता में भेदभाव किस तरह से उत्पन्न होता है। तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, जिस प्रकार विविधता से हमें कई नई नई जानकारियों के रूप में सकारात्मक प्रभाव मिलता है, इसी प्रकार विविधता से हमें भेदभाव के रूप में नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। मतलब विविधता से जैसे हमें फ़ायदे की चीज़ें, अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग विकल्प मिलते हैं, ऐसे ही विविधता से हमें कई तरह के नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अब क्या है वो देखते हैं। क्योंकि विविधता के माहौल में हम परिचित लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं और अपरिचित लोगों के साथ असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए हम उनके साथ भेदभाव वाला व्यवहार करते हैं। मतलब विविधता में हमें अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग गुणों के लोग देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों को के साथ हम परिचित हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो हमारी जाति से ही मिलते जुलते हैं, तो उनके बारे में हमारी धारणा ठीक होती है। मतलब हम उनको अपनी जाति में अपनेपन के साथ जोड़ के देखते हैं। लेकिन जो हमारी जाति से या फिर हमारे रहन सहन से या किसी भी तरह से हमारे गुण से अपरिचित है, अलग है, तो उसको हम थोड़े अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ये उसके साथ एक तरह का भेदभाव होता है। भले ही अगला इंसान अच्छा हो, लेकिन हमने पहले से अपने मन में बिठा लिया कि ये तो थोड़ा अलग है, तो हमारा व्यवहार थोड़ा अजीब सा रहता है। तो ये जो अजीब सा व्यवहार है, इसी को एक तरह का भेदभाव कहते हैं। और ऐसा हमारे पूर्वाग्रहों व रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण होता है। अब पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा क्या है, ये अगले क्वेश्चन में हम समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह किस प्रकार भेदभाव को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पूर्वाग्रह होता क्या है। तो जब हमने किसी इंसान से बातचीत नहीं की, लेकिन पहले से उसके बारे में कोई धारणा बना ली, तो ये पहले से बनाई गई धारणा को पूर्वाग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम ये सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, तो हम अन्य भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखेंगे। अगर जैसे पहले से ही हमारे मन में बिठा दिया गया कि अंग्रेजी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी भाषा है, तो इसका मतलब यह है कि बाकी सारी भाषाएं उतनी अच्छी नहीं है, या उनकी वैल्यू इंग्लिश जैसी नहीं है। तो भले ही चाहे दूसरी भाषाओं में कई गुण हो, लेकिन फिर भी हम उनको नकारात्मक रूप से देखते हैं। तो ये पूर्वाग्रह के कारण हमने दूसरी भाषा के साथ भेदभाव कर दिया। ऐसे ही ज़्यादातर पूर्वाग्रह नकारात्मक होते हैं। मतलब जो भी हम पूर्वाग्रह देखते हैं, सब गलत भी नहीं होते और सब सही भी नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं, जो एक तरह से गलत होते हैं, जिसके कारण हम दूसरों को गलत मानकर उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। मतलब जैसे यही उदाहरण हम बात करें अंग्रेजी वाला, जैसे अंग्रेजी को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले पूर्वाग्रह के कारण हम अन्य भाषाई योग्य शिक्षकों को उतना महत्व नहीं देते जितना अंग्रेजी शिक्षक को देते हैं। मतलब हमारे पूर्वाग्रह, हिंदुस्तान में ये सच्चाई है कि लोगों के मन में ये बिठा दिया गया है कि अंग्रेजी का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए हम अंग्रेजी के शिक्षक को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं और अन्य भाषाओं के शिक्षक को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। तो ये सब किस कारण है, हमारे पूर्वाग्रहों के कारण है, जो कि एक तरह से गलत बात है। इसलिए हमें पूर्वाग्रहों को ना मानकर केवल सही और सच्चाई को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब पूर्वाग्रह जो कह रहा है, अगर उसमें सच्चाई है तो उसको मानना चाहिए, लेकिन अगर वो नकारात्मक है तो हमें उसको नहीं मानना चाहिए, और उसकी जगह पर सही क्या है और सच्चाई क्या है उस चीज़ को मानना चाहिए। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर इसी अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के टीचरों की उदाहरण वाली बात करें, तो अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी एक खास आपको ऑप्शन देती है नौकरियों में, करियर में, तो वो बात सही है, तो उसको आप उसके हिसाब से महत्व दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ भाषाओं का आपस में कंपैरिजन करें,
तो वहाँ पर जो भाषा का महत्व अंग्रेजी का है वही हिंदी का है, वही अन्य भाषाओं का भी है। तो वहाँ हमें अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देके दूसरों को महत्व ना देना, ये एक तरह का भेदभाव हो जाता है। तो ये पूर्वाग्रह गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध धारणाएं किस प्रकार भेदभाव को प्रभावित करती है। तो पहले समझते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं होती क्या है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांधकर उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। मतलब शॉर्ट में आप ये समझ सकते हैं कि जब हम कोई पुरानी सोच को लेकर के और सभी लोगों को उसी सोच के साथ बांध लेते हैं तो वो एक रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। जैसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे बचपन में लड़के को चोट लगने पर उसे कहा जाता है कि चुप हो जाओ, लड़के रोते नहीं हैं। अब ये लड़के रोते नहीं हैं, ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है जो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं और ये हमने सभी लड़कों की कैटेगरी के साथ बांध दिया कि कोई भी चोट लगे लड़के को रोना नहीं है, जबकि दर्द उसको भी उतना ही होता है जितना लड़की को होता है। लेकिन ये जो रूढ़िबद्ध धारणा है, लड़के ये बचपन से सुनते सुनते आते हैं, बड़े होते हैं तो उनके मन में ये एक मतलब पक्की धारणा बन जाती है कि नहीं चोट लगी रोना नहीं है, समाज हंसेगा, समाज में यही धारणा चल रही है लड़के रोते नहीं हैं। तो ये एक तरह से क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा। इसके अलावा कुछ और उदाहरण है, जैसे घरेलू काम लड़कियों की और पैसे कमाना लड़कों की जिम्मेदारी है। अब ये भी भारतीय समाज में एक सबसे बड़ी बुराई है जो हम बचपन से बच्चों के दिमाग में भरते आ रहे हैं कि लड़कियों की जिम्मेदारी घरेलू कामकाज को संभालना, लड़कों की जिम्मेदारी पैसे कमाना। पैसे कमाना भी एक अच्छी बात है, घरेलू कामकाज करना भी अच्छी बात है, लेकिन दोनों अच्छाइयाँ दोनों में होनी चाहिए ना, लड़कों में भी लड़की में भी। लेकिन नहीं, हमारी तो रूढ़िबद्ध धारणा है, पहले से हमने मतलब बच्चों के दिमाग में बिठा दिया है कि लड़कियों को घर का काम संभालना है, लड़कों को पैसे कमाना है। जबकि आप पश्चिमी देशों में देखेंगे, यूरोप में, अमेरिका में, विकसित देशों में सब काम लड़के लड़कियां बराबर मिलकर कर रहे हैं। लड़कियां पैसे भी कमा रही हैं, घरेलू काम भी संभाल रही हैं, सेम ऐसे ही लड़के भी घरेलू काम भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। ये होती है पूरी तरह से समानता। लेकिन भारत में रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जिन्होंने अलग अलग लोगों में अलग अलग चीज़ें दिमाग में भर रखी है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती हैं जिनको करने की हमारी काबिलियत होती है। मतलब जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि लड़कियों को पहले ही दिमाग में फिट कर दिया कि आपका काम है घरेलू काम संभालना, जबकि कि लड़कियों में कई तरह के और हुनर होते हैं, कई तरह के टैलेंट है। कोई बहुत बड़ी क्रिकेटर बन सकती है। अब जैसे इस टाइम पर क्रिकेटरों में बहुत सारी लड़कियां हैं, हमारी शेफाली वर्मा है, हमारी स्मृति मंदाना है, हमारी हरमनप्रीत कौर है। अगर इनको बचपन से यही रूढ़िबद्ध धारणा दिमाग में ठूस दी होती कि नहीं आपको तो बस घर का काम संभालना है, घर का काम संभालना है, तो आज कहाँ वो हमारे क्रिकेट को इतना आगे ले जा सकती थी। तो उनके अंदर वो क्षमता होती, काबिलियत होती, लेकिन उनके काम को, उनकी क्षमता को हम रोक देते हैं इन धारणाओं के कारण। ऐसा ही होता है कि कई लड़कियों में लड़कों से बेस्ट काम करने की क्षमता होती है, लेकिन इन धारणाओं के कारण हम उनके टैलेंट को पहले ही दबा देते हैं। सेम ऐसे ही लड़कों के अंदर भी कई होता है। अब लड़कों में भेदभाव इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनको घरेलू काम से फ्री रखा गया है। तो घरेलू काम करने का ऐसा मतलब नहीं है कि लड़कों में गुण नहीं होगा। कई शेफ़ हैं जो लड़कियों से बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। कई लड़के हैं बहुत अच्छे से घरेलू कामकाज सब चीज़ें मेंटेन करके चल सकते हैं। तो इसको हमने नेगेटिव तरीके से नहीं देखना है कि घरेलू काम कर रहा है। इसको हमें ये देखना है कि उसके अंदर वो क्षमता है जो लड़की से भी वो बेस्ट कर सकता है, लेकिन रूढ़िबद्ध धारणाओं के कारण हमने उसको पहले से ही उसके टैलेंट से दूर कर दिया है। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं जो होती है वो हमारी क्षमता के अनुरूप हमें काम नहीं करने देती। इसलिए हमें रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़कर केवल सही व सच्चाई को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब आपको ये समझना है कि रूढ़िबद्ध धारणा सही है या नहीं। अगर वो सही है तो उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो अगर किसी तरह का भेदभाव दिखा रही है, आपके टैलेंट को दबा रही है, तो हमें रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़ देना चाहिए और सही क्या है, सच्चाई क्या है, इस चीज़ को मानना चाहिए। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, असमानता एवं भेदभाव के क्या कारण है। तो आंसर में पहला पॉइंट है, किसी एक का पक्ष लेकर किसी अन्य का पक्ष ना लेना भेदभाव कहलाता है। तो पहले हम भेदभाव का मतलब समझ लेते हैं कि किसी का अगर हम पक्ष लें और किसी का ना लें, तो जिसका पक्ष नहीं लिया इसका मतलब उसके साथ भेदभाव हो गया। ये होगी भेदभाव की स्थिति। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा दोनों में कि जब लोग पहले से अपने कुछ पूर्वाग्रह आइडिया लगा लेते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं, पुरानी परंपराओं को मान लेते हैं और उसके आधार पर काम करते हैं, तो वो व्यवहार भेदभाव उत्पन्न करता है। इसके अलावा धर्म भी भेदभाव का एक कारण है। जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर अन्य को निम्न कोटि का मानते हैं तो वहाँ धार्मिक भेदभाव होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने धर्म को अच्छा मान रहे हो, किसी दूसरे के धर्म को निम्न कोटि का मान रहे हो, तो आप अपने आप को अच्छा मानोगे और सामने वाले इंसान को छोटा मानोगे। तो ये क्या हो गया, एक भेदभाव। और किस कारण से हुआ, धर्म के आधार पर, इसलिए इसको धार्मिक भेदभाव कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है,
भेदभाव का एक अन्य कारण अर्थव्यवस्था भी है। जब गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो उन्हें दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मतलब एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई अमीर आदमी इलाज करवाने के लिए जा रहा है, तो वहाँ के लोग जैसे ही जान जाते हैं कि ये इंसान हर काम के पैसे देगा, बिल भरेगा, तो उसको बहुत अच्छी सुविधाएँ दी जाती है, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात की जाती है, अच्छे से इलाज किया जाता है, बेस्ट सुविधाएँ दी जाती है, हर चीज़ के बारे में बार-बार बताया जाता है। लेकिन वहीं उसी हॉस्पिटल में कोई गरीब आदमी जाए, तो बेचारे को हर लेवल पर बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ना तो उसके साथ ढंग से व्यवहार किया जाता है, ना अच्छे से बात की जाती है, घंटों लाइन में लगना पड़ता है, कई महीनों बाद उसका नंबर आता है। तो ये सब क्या है? उस बेचारे की अर्थव्यवस्था को देख के उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इसलिए इसको एक तरह का आर्थिक भेदभाव कहा जाता है, जो गरीब लोगों के साथ लगभग हर स्थिति में, हर देश में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, जाति व्यवस्था में लोगों की तुलना करते हुए उनको सीढ़ी की तरह, मतलब एक सीढ़ी की तरह एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा गया है। जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई, उन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, और जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत या अयोग्य कहा गया। मतलब जाति व्यवस्था खास करके हमारे देश में हिंदू धर्म में ब्राह्मणों ने बनाई। उस जाति व्यवस्था में उन्होंने पहले वर्ग पे ब्राह्मण, दूसरे में क्षत्रिय, तीसरे में वैश्य, चौथे में शूद्रों को रखा। अब इसमें पहली दोनों जातियों को उच्च और नीचे वाली दोनों जातियों को निम्न या अछूत माना गया, और इन अछूतों के साथ कई तरह के भेदभाव होते रहे। इन अछूतों को कई सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया। अब वो कौन कौन से अधिकारों से वंचित रखा गया, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन है, अछूतों के साथ क्या भेदभाव किए जाते थे? तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, इन अछूतों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। इन्हें गांव के कुएं से पानी निकालने की इजाज़त नहीं थी, गांव के मंदिरों में घुसने की इजाज़त नहीं थी, उच्च जातीय लोगों के घरों में घुसने की इजाज़त नहीं थी, इन्हें छूने तक को अशुभ माना जाता था। तो ये सारे भेदभाव अछूत माने जाने वाली जातियों के साथ किए जाते थे, जिसके कारण हमारे देश में अछूत जातियों का जीना एक तरह से बहुत ही भयंकर स्थिति में हो गया था, और इसमें कई लोगों ने धीरे धीरे सुधार की आवाज़ उठाई, और अब भारत में इसको गैर कानूनी माना गया है। तो सुधार की मांग करने वाले लोगों में से एक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, पिछड़ी जातियों के उत्थान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका थी? आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना है, संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा पॉइंट है, उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। यही सबसे मेन कारण है, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने साथ वो भेदभाव देखे हैं जो अछूतों के साथ होते थे, इसीलिए इन्होंने प्रण ले लिया कि इस तरह के भेदभाव को ख़त्म करना है। तीसरा पॉइंट है, अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जो वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। मतलब ये महार जाति से थे, जो अछूत मानी जाती थी, पिछड़ी मानी जाती थी, गरीब जाति थी, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग, लगभग सब लोग शिक्षा को मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पाते थे। लेकिन ये पहले ऐसे थे जिन्होंने जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड भी गए। फोर्थ पॉइंट है, उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। मतलब इन्होंने कोशिश की कि सब बच्चे पढ़ लिख जाएँ, पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जाति व्यवस्था जो होती है ये एक तरह से गलत है। देखिए, पढ़ाई जो होती है वो रियल में एक इंसान को सच्चा इंसान बना देती है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करते, तो आपके मन में जो पहले से समाज ने बातें ठूस रखी है, आप उन्हीं को मानते चलेंगे। लेकिन जब आप पढ़ाई करोगे, तो आप जानोगे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, अलग-अलग देशों में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, गलत के खिलाफ लोगों ने कैसे आवाज़ उठाई। तो ये सारी जानकारी हमें पढ़ाई में मिलती है। जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तो वहाँ उनको पता चल जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, फिर वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाने के तरीके भी वो पढ़ाई में ही देखते हैं कि अलग-अलग देशों में लोगों ने किस तरह से आवाज़ उठाई। तो यही काम इन्होंने भी किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, कि अपनी जाति के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की, ताकि वो जाति व्यवस्था को तोड़ पाएँ। उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान माने, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को,
क्योंकि इस धर्म में सब लोगों को समान माना जाता था, चाहे वो अमीर पृष्ठभूमि से हो चाहे गरीब से हो, सब यहाँ आने के बाद एक साथ एक समान रहते थे। 8वां और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, किन किन वर्गों ने समानता के लिए संघर्ष किया? तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे अधिकार उन्हें भी मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और ऊंची ब्याज दरों से बचाने के लिए संघर्ष किया। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसा लक्ष्य रखा जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। मतलब भारतीय नेताओं ने कई तरह के भेदभाव को पहले से देखा था, इसलिए उन्होंने ये समझ लिया कि भारत में अब संविधान में हम ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें सब लोग बराबर रहें, फिर से कोई भेदभाव ना रहे। 5वां लास्ट पॉइंट है, अब प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार व समान अवसर प्राप्त हैं और छुआछूत को अपराध माना जाता है। तो अब भारत में स्थिति कानूनन सुधर गई है कि अब कोई किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई भेदभाव करता है तो ये कानून अपराध माना जाएगा, उस व्यक्ति को सजा होगी। इसलिए भारतीय संविधान पूरे भारत के सारे लोगों को समान मानता है। तो यहाँ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर दें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ आज हम ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।